चलिए, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट P जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, इसका फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के बता दिया था। ठीक है, इसके बाद टॉपिक डालिए आप लोग फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब सही समझना, ठीक है। रियान थोड़ी समस्या आएगी बेटा यहाँ पे भी, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन आपने पढ़ा नहीं है पीछे वाला टॉपिक है। आओ सभी लोग देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन कितना है इसका, थीटा इंक्लिनेशन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे एक मास रख दिया गया m, ठीक है। आइए सबसे पहले तो अनन्या बताइए बेटा, इस m मास पे यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस, देखिए बेटा ध्यान देखो, ध्यान देखो, ये सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इधर की तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। और बोलिए बेटा, वेट mg लगेगा, कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ वेट mg लगेगा, सही है। इस mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ये थीटा है तो मैंने बताया था ये एंगल भी क्या होता है, थीटा। ये mg है तो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, और इधर की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर ये नीचे नहीं आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए पीछे से कोई फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, Fs। आगे समझ में, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो की बात कर रहा हूं मैं, तो इक्विलिब्रियम में है हम ये मान लेते हैं। अब बताइए, एट इक्विलिब्रियम R किसके बराबर होगा, mg cos थीटा, और Fs किसके बराबर होगा, mg sin थीटा। तो Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा के बराबर आ गया। ये दो इक्वेशन बन गई, सही है। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, देखिएगा सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो Fs डिवाइडेड बाय R इक्वल टू mg sin अपॉन mg cos, sin बाय cos क्या बन जाएगा, tan थीटा, सही है। और Fs अपॉन R को क्या बोलते हैं, μs, tan थीटा इज इक्वल टू μs आ गया। यही कल हमने डिराइव करवाया था एक प्लेन के लिए, आप लोगों को याद है, बस इतना सा लिखिए, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन सिंपल है। क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी इसी में आप लोग टॉपिक डालो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, रिपोज देखिए। कहाँ थे, तीनों के तीनों गायब थे। देखिए दर्शक, अभी मान लीजिए, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये अभी नॉर्मली क्या है, ये प्लेन है ना, एक डंडा है, प्लेन मान लीजिए इसको। हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन। अब हमने इंक्लाइंड प्लेन पे ये रख दिया मास m, समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए, क्या ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इक्विलिब्रियम बना है मतलब ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। इसका R इसके mg के बराबर, mg cos थीटा के बराबर है। Fs किसको बैलेंस किया हुआ है, mg sin थीटा को बैलेंस किया है। अब देखो हम बढ़ाते जा रहे हैं, धीमे धीमे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। अभी भी बराबर है, देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, सोचो। आ ही नहीं रहा है
आया है। अब समझे क्या कि वो एंगल, समझिएगा, वो मिनिमम एंगल जिस पे ये पार्टिकल जो कि रेस्ट पे था फ्रिक्शन की वजह से, वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, इस एंगल को क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या ये एंगल ऑफ रिपोज है? हो भी सकता है, हो सकता है जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर करने के बाद घूम जाए, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज ऑब्वियस सी बात है फिलहाल तो बड़ा ही होगा इससे, है कि नहीं है? तो अब मान लेते हैं यहां पे जाके मूव करना शुरू करेगा, तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। नहीं समझ में आया? The minimum angle of inclination, the minimum angle of inclination of a plane, the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal, the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal at which a body placed on it, at which a body placed on it just begins to slide down, just begins to slide down, is called angle of repose. Just begins to slide down is called angle of repose. सबको आगे समझ में? अब देखो एंगल ऑफ रिपोज के लिए, देखो बेटा, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस। बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन पे है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन जब मूव करने लग जाएगी जस्ट बिगिंस टू एंगल ऑफ रिपोज, तो म्यू एस बन जाएगा म्यू के और थीटा एस क्या बन जाएगा? थीटा के। बस नहीं है समझ में? बस वही काइनेटिक फ्रिक्शन की बात आ जाएगी। अब यहाँ देख लो, उसी के नीचे फॉर्मूला tan थीटा के इक्वल टू म्यू के। क्लियर सबको? अब फ्रिक्शन की मदद से आई, ठीक है, समझ में आ गया चड्डा? अब अगर तुम छुट्टी मारे, अब नहीं मारोगे? सेम डायलॉग 3 दिन पहले भी तो बोल दिए थे भाई, केवल गोला देना आता है तुमको। आओ ये लिख लिए थे ना? अभी हमको ये बताइए, पुश या पुल क्या करना ज्यादा आसान है? पुश पुल पुल क्या करते हो? पुश ये उस दिन बताया था शायद फोर्स वाले चैप्टर में। पुश या पुल क्या करना ज्यादा आसान है? सभी लोग समझ लीजिएगा, एक बार याद दिला देते हैं। ये मास m, इस मास पे ऊपर की तरफ लगा r, नीचे की तरफ लग रहा है mg, पुश कर रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? कैसे पुश करो? ऐसे, बात समझ आ रही नहीं आ रही? ऐसे धक्का मार रहा है इसको नीचे की तरफ, फोर्स लगा दिया, सही है? अब इस F फोर्स का एक कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात है इधर होगा, ये F है तो ये क्या होगा? F cos थीटा, और इधर नीचे की तरफ क्या होगा? F sin थीटा। तो अगर आपने इस बक्से को पुश किया, धक्का लगाया, तो इस F का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ क्रिएट हो, F sin थीटा। अब F sin थीटा जब नीचे की तरफ लगेगा और mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, अगर मान लो जब ये F नहीं लग रहा था, बात समझना, जब ये F नहीं लग रहा था, सिर्फ m था, नीचे mg था, ऊपर क्या था? r, तो r किसके बराबर था? r बराबर था mg के, और इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, Fs लगता है, और Fs का क्या फॉर्मूला का बताया था? म्यू एस इंटू आर।
तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस और आर की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, mg लिख सकते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था म्यू एस इंटू एम जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा इधर की बात करो, इस हिस्से की बात करो, क्या यहाँ पे r ऊपर की तरफ लग रहा है और f sin थीटा प्लस mg नीचे की तरफ लग रहा है? तो टेक्निकली इस हिस्से में r जो हो गया वो हो गया f sin थीटा प्लस mg। अब आप लोग फ्रिक्शन निकालो जरा। अब ये जो फ्रिक्शन, देखो बेटा, पिछली बार फ्रिक्शन में r की जगह सिर्फ mg था, अब की बार फ्रिक्शन में r की जगह क्या आएगा, f sin थीटा प्लस mg। इसका मतलब फ्रिक्शन बढ़ा कि घटा? बढ़ा भाई, r बढ़ गया ना, r पहले mg था, अब r क्या हो गया, f sin थीटा प्लस mg। तो r बढ़ जाने की वजह से, फ्रिक्शन बढ़ जाने की वजह से पुश करने में थोड़ी सी क्या आई, दिक्कत आई। नई बात समझ में आई? अब जरा पुल करवा लेते हैं, पुल करो, ठीक है। जब पुल करोगे, ट्रॉली को ऐसे पुल करोगे, देखना ये रखा है मास m, ऊपर लग रहा है r, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और बॉडी को यहां से पुल किया जा रहा है ऐसे f। क्या ये f फिर से दो कंपोनेंट क्रिएट करेगा? एक क्रिएट करेगा f cos थीटा इधर, और नीचे की तरफ क्या क्रिएट करेगा, सॉरी ऊपर की तरफ क्या क्रिएट करेगा, f sin थीटा। अब की बार आप लोग देखोगे तो r जो है इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, अरे f कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। r जो होगा अब की बार वो ऊपर की तरफ लग रहा है विश्वास, और उसके साथ f sin थीटा भी ऊपर लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो अब की बार जो r आएगा वो आएगा mg माइनस f sin थीटा। r बढ़ा कि घटा? r घट गया। पुल करने में r कम होगा तो क्या कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, जिससे पुल करना आसान होगा। तो पुश करते समय हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स एक डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बॉडी पे लगता हुआ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। पुल करते समय जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो फोर्स हमने लगाया है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगता है, जो आर को कम कर देता है, जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। नहीं समझ में आया? तो ये चीज आप लोग डायग्राम बनाने के बाद, बस ये वाला मत बनाना। कौन सा बनाना है, ये और वो, ये तो नॉर्मल वाला केस है। क्वेश्चन क्या लिखोगे, विच इज बेटर, पुश और पुल? पुल, बस उसका रीजन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डालो बेटा। हम लोग ने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया था, लिखो टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला लिखिए इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में पहला लिखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइड तो आप समझते ही हो, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर क्या करे, स्लाइड करे, तो स्लाइडिंग। अभी स्लाइड ही तो करवा रहे थे देर से हम लोग। ये जो मास m था, ये मास m स्लाइड ही तो कर रहा था, तो यहां फ्रिक्शन लग रहा था F के। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो अभी तक पढ़ रहे थे वो स्लाइडिंग ही है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये वाला जो मास था ये स्लाइड ही तो कर रहा था, है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन छोड़ो, सीधा लिखो आप लोग रोलिंग फ्रिक्शन। देखो रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है भैया, समझ ही गए होंगे। एक टायर सतह पर रोल कर रहा है, एक पहिया सतह पर रोल कर रहा है, एक डिस्क रोल कर रही है। वो वाला गेम खेलो, कॉइन वाला, ऐसे मारते थे, ऐसे
टकरा जाता था तो जीत गए, नहीं। अरे वो कॉइन को घुमाने के लिए ऐसे घुमाना पड़ता ना, कॉइन जाके वो टकराता था कॉइन, नहीं। अरे छोड़ो, गोल गोल तो घूम रहा है ना वो। तो अगर कॉइन या व्हील या डिस्क या कोई भी चीज रोल कर रही है तो क्या क्रिएट होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। अब बताओ, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा? तुम लोग उल्टे ही हुए थे क्या? हमको लग रहा है मामला ही कुछ अलग है। कल म्यूएस म्यू के उल्टा बोल रहे थे, हमको लग रहा है तुम्हारी किस्मत खराब है। ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन में भी आपका फॉल्स होगा तो ट्रू ही लिख के आओगे, तुक्का मारने पे आओगे तो। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा कि स्लाइड? ऑब्वियस सी बात है, बॉडी रोल आसानी से करेगी, स्लाइड आसानी से करेगी। रोल आसानी से करेगी तो फ्रिक्शन कम लग रहा होगा। सोचते ही नहीं हो बोलते समय आप लोग, है ना? हैं? अरे जो बोला ठीक है। अच्छा चलो, रोलिंग फ्रिक्शन Fr, रोलिंग फ्रिक्शन को Fr से डिनोट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? आओ भाई देखो रोलिंग फ्रिक्शन सब। अभी देखो, ये एक गोल चीज, अच्छा गोल चीज स्लाइड भी कर सकती है, रोल भी कर सकती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होगा, रोलिंग फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। सुना ना सत्यम भैया? अब मान लीजिए कि बॉडी रोल कर रही है, समझना बॉडी क्या कर रही है? अब ऐसे जो है बॉडी को रोल कराया गया। वो टायर घुमाए हो कभी बचपन में? ऐसे टायर होता था, टायर को लकड़ी से मारो ऊपर तो टायर घूमता था, ऐसे ऐसे करो। अरे सभी किए होंगे, नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं। तो टायर को जब हम लोग लकड़ी से ऐसे घुमाते थे तो टायर के ऊपर फोर्स देते थे ना, यहां पे टायर को क्या देते थे? फोर्स F देते थे। बात समझ में आ रही है? और फोर्स F देने से यहां क्रिएट होता था फ्रिक्शन। नहीं समझ में आ रहा है? ये इतनी सी जगह, ये दिख रहा, थोड़ी सी जगह पे क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो बॉडी जा रही है आगे की तरफ, मान लो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? आगे की तरफ। तो F माइनस Fs इज इक्वल टू बॉडी जा कहाँ रही है? आगे की तरफ। तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया इसका, ये उसका मास हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? सिंपल सी इक्वेशन है, इसको ही सॉल्व करना है हम लोग। ठीक है, ठीक है ना? क्या लिखोगे इसमें? This friction comes into play, देखो, this friction comes into play when bodies such as wheel, disc or cylinder rolls over the surface, rolls over the surface rolls over the surface। आ गया? अब एक और चीज लिखो उसी के आगे, पैराग्राफ चेंज करके। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन because a very small portion of the body, a very small portion of the rolling body, a very small portion of the rolling body with surface, because very small portion of the rolling body is in contact with surface, is in contact with surface। देखो इतना सा तो हिस्सा केवल कांटेक्ट में है सरफेस के, तो फ्रिक्शन कितना ही लगेगा। सही है? सबको आ गया समझ में? अच्छा, अब इन तीनों ही फ्रिक्शंस की बात करें, अगर सिर्फ मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन,
अब काइनेटिक फ्रिक्शन के ही दो हिस्से हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग, सही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, ज्यादा। काइनेटिक के ही दो हिस्से हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग, लेकिन क्योंकि स्लाइडिंग में सरफेस के साथ कांटेक्ट ज्यादा होता है इसलिए इसका फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ सरफेस के साथ कांटेक्ट कम है इसलिए फ्रिक्शन क्या है, कम है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, देखो रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बड़ा आर बाई छोटा। बड़ा आर तो आप सब लोग जानते हो नॉर्मल रिएक्शन है, छोटा आर क्या है, बॉडी का रेडियस। बड़ा आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और छोटा आर क्या है, बॉडी का रेडियस, सही। और इसको भी फील कर लो जरा, देखो बेटा, देखिएगा बॉडी जो रोल कर रही है वो जितनी ज्यादा भारी होगी, सुनना मेरी बात, बॉडी जो रोल कर रही है वो जितनी ज्यादा क्या होगी, भारी होगी, नॉर्मल रिएक्शन उस पर उतना ही क्या लग रहा होगा, सुन रहे हो ना सत्यम? बेटा तुम्हारा फोकस नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत, परेशान, आगे बैठ जाओ, भले जाओ। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, मतलब बॉडी का वजन जितना ज्यादा, आर उतना ज्यादा, आर उतना ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा। और रेडियस के इनवर्सली है, मतलब छोटा रेडियस का अगर बॉडी होगा तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और बड़े रेडियस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, आई क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है बता सकता है कोई? छोटा रेडियस का बॉडी फ्रिक्शन ज्यादा झेल रहा है, बड़े रेडियस के बॉडी का फ्रिक्शन क्या हो गया, कम। क्यों और कैसे, कौन बताएगा? एक तो हो गया मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आर पे डिपेंड कर रहा है, ये छोटे आर रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? हाँ, जितना रेडियस कम होगा उतना डेंस बॉडी हुई, तो छोटा रेडियस हल्का होगा ये जरूरी नहीं है, कांटेक्ट की बात है। छोटे रेडियस की बॉडी सतह पर कांटेक्ट ज्यादा करती है, तो कम रेडियस वाले का फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और बड़ी वाली बॉडी का कांटेक्ट रेडियस क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन कम लगता है ना। तो छोटी चीज हल्की ही होगी ऐसा कहना जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, डेंसिटी भी तो ज्यादा हो सकती है उसकी। समझ गए? ये लिख लेना था। हाँ, तो ये जितने टॉपिक पढ़ा चुके हैं पहले उस पर क्वेश्चन करा दें कि खत्म कर दें टॉपिक्स? क्वेश्चन पहले कुछ कर लो। आइए सब लोग बेटा देखिएगा, A block of mass 2 kg is placed on the floor. सतह पर 2 किलो का मास रखा हुआ है ना, कितनी फोर्सेस लगनी है आपके दिमाग में घुस गया होगा। The coefficient of static friction is 0.4. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.4 दिया हुआ है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 2.5 न्यूटन। सतह पे और बॉडी पे 2.5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड एक ब्लॉक है 2 kg का, फ्लोर पे रखा है, कोफिशिएंट दिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। 2.5 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा? 2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। हाँ, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। आओ सब लोग इधर देख लो बेटा, सभी लोग नजर बोर्ड पे रखना। सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है, सही है। अब Fs निकालना है, म्यू एस की जगह लिखना है 0.4 और आर का फॉर्मूला, आर किसके बराबर होता है, mg, तो आर की जगह mg लिख दिया। तो 0.4 इंटू मास है 2, g कितना है 10, ये आ गया 4 दूनी 8 न्यूटन का क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। अब इसी बात को समझने की कोशिश करो अनमोल, देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 8 न्यूटन का, बॉडी पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, क्या ये बॉडी मूव करेगी, नहीं मूव करेगी। इसका मतलब यहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन तो 0 है। अब अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, फिर ये जो 8 न्यूटन आया सब कोई काम नहीं है। बट Fs इज ग्रेटर देन F, जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से क्या होने लग जाए, बड़ी, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ये समझ जाना कि एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो उतना ही लग रहा है जितना बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज 2.5 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी पे फोर्स ही 2.5 लग रहा है। अगर मान लो ये वाला अज्यूम कर लोगे आप लोग 8 न्यूटन, तो पीछे का फोर्स आगे के फोर्स से ज्यादा हो गया, तो क्या फ्रिक्शन बॉडी को जादू थोड़ी ना पीछे खींचने लगेगा। फ्रिक्शन तो तभी काम पे आएगा ना जब बाहर का फोर्स लगाओगे। फील आया मैंने क्या कहा, चलो सभी लोग बेटा देखो अगला सवाल। हाँ, अब ब्लॉक ऑफ वेट, सुनिएगा बेटा, अब ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का ब्लॉक है, is placed on a horizontal table and a tension T which can be increased to 8 Newton before the block begins to slide। अब इधर की तरफ एक टेंशनल फोर्स लगाई जा रही है, आर ऊपर लग रहा होगा, वजन नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, जो कि कितना न्यूटन दिया हुआ है 20 न्यूटन, और ये तनाव बॉडी पे लगाया जा रहा है, एंड द टेंशन विच कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन, और ये तनाव जो है वो 8 न्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है बिफोर द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड। नहीं समझे, तनाव ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 8 न्यूटन तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। इज अप्लाइड, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। 4 न्यूटन, सुनो बेटा, 4 न्यूटन का फोर्स जो है बॉडी को कांस्टेंट स्पीड में रखेगा। नहीं समझे मेरी बात। Once it has been set in motion, find the coefficient of static and kinetic friction। तो बताओ coefficient of static friction क्या है और coefficient of kinetic friction क्या है। सवाल फिर से समझ लीजिएगा एक बार, हम क्या कहना चाह रहे थे कि एक बॉडी का वजन 20 न्यूटन है, ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ mg, अभी बॉडी रेस्ट पे, ठीक है, मतलब r किसके बराबर होगा, mg, और कोई फ्रिक्शन इधर उधर का नाटक ही नहीं है। अब एक फोर्स लगना शुरू हुआ, हम सुन रहे हो ना, एक फोर्स लगना शुरू हुआ और ये फोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूटन तक जा सकता है। 4 न्यूटन पे बॉडी, मतलब 4 न्यूटन का फोर्स जब लगाओगे तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ जाएगी वंस इट इज सेट इन मोशन। नहीं समझेगा, अगर बॉडी चलना शुरू हुई तो 4 न्यूटन का फोर्स उसको कांस्टेंट स्पीड से आगे लेके जाएगा, मतलब 4 से ज्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा।
सही है। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। क्वेश्चन अलग था। 8 न्यूटन का फोर्स तब तक लगाया गया जब तक बॉडी शुरू नहीं हो गई चलना। समझ गए? मतलब इतना लगेगा तब बॉडी चलना शुरू होगी, उसके बाद 4 न्यूटन के फोर्स और लगाने पे बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू। आ गया समझ में? मतलब यहां तक तो बॉडी ने मूव करना शुरू ही नहीं किया इतने फोर्स की वजह से। तो इस फोर्स की वजह से आप लोग म्यूएस निकाल सकते हो। नहीं समझ पाए? 8 न्यूटन की वजह से म्यूएस निकाल सकते हो, और जो एडिशनल 4 न्यूटन है उससे आप म्यू के निकालने काम कर सकते हो। अब चला लो दिमाग अपना अपना। नहीं हाँ देखो, तो भैया देखना इधर कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया? 8 न्यूटन का फोर्स लगाने तक बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो इधर देखना बेटा, सबसे पहले R किसके बराबर होगा? mg। केस 1 की बात कर रहे हैं तो R इक्वल टू मास mg कितना है? 20 न्यूटन। तो R तो आ गया अपने पास। अब जब केस 1 है, जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो आगे की तरफ लगाया गया T, पीछे की तरफ क्या है? Fs। तो T माइनस Fs इक्वल टू कितना होगा? 0। तो T किसके बराबर आ गया? Fs के बराबर। तो T इक्वल टू Fs। T कितना है अपने पास? 8। Fs का क्या फॉर्मूला होता है? म्यूएस इंटू म्यूएस निकालना है, और R कितना न्यूटन है? तो 8/20 0.4 इक्वल टू म्यूएस आ गया। ये म्यूएस आ गया। और तब तक बॉडी अभी मूव करना शुरू नहीं की है। अब इसका जो केस 2 है, एडिशनल 4 न्यूटन का फोर्स लगाने से बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां जाने लगती है? आगे। अब फिर से देखो आगे, अगर बॉडी, बेटा ध्यान दीजिएगा, mg 20 न्यूटन, R ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाने से बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो पीछे क्या लगेगा? Fk लगेगा कि Fs लगेगा? Fk लगेगा, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। यहां से इक्वेशन बताओ, R किसके बराबर होगा? R 20 के बराबर होगा। दूसरी इक्वेशन बोलो, 4 मतलब F माइनस Fk इक्वल्स टू, पिछली बार ma 0 था क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही थी, अब की बार 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों एक्सेलरेशन 0 होगा? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो फिर से F किसके बराबर हो गया? F की जगह क्या लिखोगे? Fk की जगह म्यू के इंटू R, और R की जगह क्या लिखोगे? 20, उससे म्यू के आ जाएगा। नहीं, 8 से तो चलना शुरू हुई है, 4 की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। 8 को तो Fs कैंसिल कर देगा, है ना? चलो अगला सवाल देखेंगे भैया, कौन देखेगा? हाँ बेटा बताइए आपका क्या सवाल है? A force of 49 Newton is just sufficient to pull a block of wood weighing 10 किलो। एक 10 किलो का ब्लॉक है, ठीक है? मतलब फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन। तो R हो गया 100 न्यूटन। इस पे बेटा 49 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, जो कि काफी है इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए। तो बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? समझ गए क्वेश्चन? 49 न्यूटन का फोर्स काफी है इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? वैसे तो ये 2 तरीके से निकल सकता है, ठीक है? वैसे हाँ 2 तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी आप एक कोई तरीका बता दीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस इक्वल टू tan थीटा, और म्यू Fs इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस इंटू R। या ये नहीं लगाना तो ये ना लगाओ। पीछे आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है?
49 न्यूटन। पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? आगे की तरफ 49, पीछे की तरफ Fs। क्या ये बॉडी मूव कर रही है? तो यानी कि नहीं कर रही है, तो 49 इक्वल टू Fs हो गया। अब Fs को क्या लिखोगे? μs इंटू r। μs और r कितना है? 100। तो 0.49 क्या आ गया? μs। और μs ही क्या होता है? tan थीटा। तो 0.49 इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 0.49 कब होती है? tan इधर आ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0.49। अब ये जब भी होती है, समझ आया? यही वाला कंसेप्ट आप लोग लगाइए, डायरेक्ट मत याद कीजिए एफएस म्यूएस का, है ना, ताकि कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाटक वाटक शुरू हो तो एफबीडी से अपना काम चल जाए। क्या हो गया? क्या हाँ काफी है, तो काफी है, लेकिन मूव थोड़ी कर रही है। जस्ट बिगिन है ना, तो जस्ट बिगिन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है मतलब बॉडी नहीं कर रही है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये सवाल कौन बताएगा? प्रियांशु। अब मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक 4 किलो, कोई करना नहीं है क्वेश्चन, बस समझो। 4 किलो का मास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को ग्रेजुअली टिल्ट करते गए ताकि 15 डिग्री टिल्ट हो गया। 15 डिग्री टिल्ट होने से मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। 15 डिग्री टिल्ट करने के बाद मास स्लाइड डाउन होना शुरू हो गया। तो बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अरे म्यूएस इक्वल टू tan थीटा। बस हो गया क्वेश्चन यहाँ से। अब tan 15 की वैल्यू निकाल के रख देना यहाँ पे। नहीं समझ में आया? बस अगला देखो, वही एंगल ऑफ रिपोज था ये। आगे है कृपा। A body rolled on ice with velocity 8 मीटर पर सेकेंड comes to rest after traveling 4 मीटर। एक बॉडी को आइस पे रोल किया गया और बॉडी को 8 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी दी गई और ये 4 मीटर ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ गई। सही है? फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी। तो बताओ बताइए बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे? एक बॉडी को 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई, सही है, जिसकी वजह से बॉडी 4 मीटर आगे तक गई और वहां जाके रुक गई। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे की तरफ क्या लगाया गया होगा इस बॉडी में? फोर्स। पीछे की तरफ क्या लगा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन लगा होगा। आगे की तरफ फोर्स, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, बॉडी जा रही है आगे विद रिटार्डेशन। समझ आया? क्या करोगे? है तो आसान तो है। मास नहीं दिया हुआ है, बॉडी का मास नहीं दिया हुआ है। आओ अच्छा देखो इधर सब लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, समझे? सबसे पहले तो v² इक्वल टू u² माइनस 2as लगा दो। फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉडी की?
इनिशियल थी 8 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू 4, तो 64 इक्वल टू 8a। कितने रिटार्डेशन से बॉडी आगे जा रही है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से आगे जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब देखो सीधे सीधे से Fs इज इक्वल टू क्या होता है? म्यूएस इंटू आर। सही है? Fs इक्वल टू म्यूएस इंटू आर फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? निकालना क्या है? अरे म्यू के, तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। हाँ ये चीज हो गया। अब जरा सभी लोग ध्यान दो बेटा कि ये जो फोर्स लगाया गया होगा बॉडी पे जो रोल कर रही है, क्या ये यहां पे लगाया गया होगा? सही है। तो आपको बताया कि मैंने रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तो ये जो F लगाया गया है यही Fs के बराबर होगा टेक्निकली। F Fs, तो Fk की जगह या Fs की जगह हम लोग कैपिटल F लिख दें। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू के। आर का फॉर्मूला क्या होता है? mg। m कट गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू के जी। अब ये दिमाग में बैठा लो, कभी कभी काम दे देगा। a इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू के जी। a की जगह लिखा 8, म्यू के जी की जगह क्या लिख दिया? 0.8 क्या आ गया? नहीं समझ में आया? साधारण इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये वाला सवाल देखो भैया। हाँ आइए बेटा ध्यान दीजिए। ये कंसेप्ट रोलिंग फ्रिक्शन के लिए बता रहा हूं, ठीक है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द व्हील्स। ग्राउंड और व्हील्स के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। सही है? If the car starts from rest, अगर कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो what is the minimum distance it will cover to acquire a velocity of 72 किलोमीटर प्रति घंटा? कितनी दूरी कार कवर करेगी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर बनाने के लिए? तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। 5/18 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी दूरी कवर कराएं कि 20 मीटर पर सेकेंड आ जाए? तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के s आना है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के s निकालना है। और s के लिए हमें क्या चाहिए? a, और a इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू के जी। समझ में आ गया? अब सीधा सीधा है। a इक्वल टू म्यू के कितना है अपना? 0.5, g कितना है? 10, एक्सेलरेशन कितना आ गया? वेलोसिटी कितनी है फाइनल? 20, इनिशियल 0, a 5, तो 400 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू s 40 मीटर। नहीं समझ में आया? बस फिर में a इक्वल टू म्यू के जी से काम हो जाएगा। ठीक है? आइए अगला देखिए सवाल बेटा। बातें मत करिए बिल्कुल भी। हाँ तो भैया करा जाए सवाल। देखो अगला बेहतरीन, मजा आ जाएगा। ठीक है? अब बुलेट ऑफ मास 0.01 kg आप ही लोग को करना है। अब बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, ये रही बुलेट 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal सतह। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 4 किलो के लकड़ी का टुकड़े पे जाके घुस गई। ठीक है? The coefficient of kinetic friction between the block and surface, म्यू के दिया हुआ है 0.25। सुना ना?
the bullet gets embedded into the block and the combination moves 20 meter before coming to rest. अब ये टकराने के बाद ये पूरा का पूरा मास 20 मीटर आगे गया और वहां जाके क्या आ गया, रेस्ट में। नहीं समझ पाए? तो बताइए कितनी स्पीड से बुलेट टकराई थी, कितनी स्पीड से बुलेट टकराई थी? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी है। देखो ध्यान देना बेटा सब लोग। 0.01 kg की बुलेट किसी वेलोसिटी से जा रही है इसकी तरफ, तो उस बुलेट का कुछ मोमेंटम होगा। क्या होगा? इसके मोमेंटम की वजह से ही तो जब ये इससे टकराएगा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। और कितना आगे जाता है? 20 मीटर आगे जाता है। और 20 मीटर ये s है, वही v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला s माइनस 2as वाला s दिया है। आप सोचिए बस कर क्या क्या सकते हो। क्या यहां से मोमेंटम निकाल सकते हो m1 v1? तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 v2। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम, तो मोमेंटम की मदद से हम लोग वेलोसिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लगाएंगे, s दिया है, उससे कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बात समझ में आई नहीं? हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझ में आई? कैसे करोगे? देखिए समझिए, आओ इधर देखो बेटा। हाँ हाँ सही कह रही, बोलिए। हाँ उसके बाद में आगे जो म्यूके है उसकी हेल्प से वो कितना उसमें नहीं सही कह रही हैं, आपने सही कहा, बस समझा नहीं पा रही है। आओ इधर देखो, सबसे पहला स्टेप बता दो हमको, बस हम ये कहें। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा दें। अब बेटा नजरें बोर्ड पे रखो, इधर इधर। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लगाते हैं। यहाँ किसका मास लिखोगे? बुलेट का। 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम लोगों ने क्या मान ली है? ये तो निकालना है। मास कितना होगा सेकंड वाला? 4 नहीं होगा, 4.01 होगा। क्यों होगा समझ गए? क्योंकि वो बुलेट जाके उसके अंदर घुस गई। अब टोटल मास हो गया 4.01 और कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी क्या हो गई? v2। तो यहां से v2 की वैल्यू निकल के आ गई 1/401 छोटा v, 1/401 छोटा v। और ये जो वेलोसिटी है ये इसने पकड़ी। तो क्या इस सिस्टम को जब यहां से यहां तक लेके जाओगे तो क्या ये वाली वेलोसिटी जो v2 है वो इनिशियल वेलोसिटी हुई और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो अब आप लोग क्या लगाओगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। v की जगह क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी क्या है? u स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 1/401 v का माइनस 2। एक्सेलरेशन a किसके बराबर होता है? म्यू के जी। a किसके बराबर हो गया? म्यू के जी। और s कितना है? हो गया क्वेश्चन। तो 0 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 401 401। म्यू के की जगह लिखा 0.25, g की जगह 10 20। इधर भेजो पूरा उठा के। ये कितना आएगा? 0.25 0.5 5 100 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 401 का होल स्क्वायर। यहां से भी काम आसानी हो गया है। ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर v बाई 401 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, v आ गया 4010 मीटर पर सेकेंड। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो अभी बताओ। हेलो चलो
हटा दें। ये वाला फॉर्मूला देखो डायरेक्ट, अब आप लोग को बार बार नाटक करने की जरूरत नहीं है, ए क्यू और म्यू के जी से सीधा काम हो जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, बहुत ज्यादा मेहनत है। चल अगला सवाल, आप लोग इसको घर से करके आना, हम लिख के दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग इसको घर से ट्राई कीजिएगा। ये ट्रॉली में लगे हैं पहिए, ट्रॉली को पुल्ली से कनेक्ट कर दिया गया। ये आओ समझो, एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर म्यूके की वैल्यू 0.04 दी हुई है तो एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा बस, और स्प्रिंग पे तनाव क्या होगा। अब ये आप लोग एक बात समझ लो सीधी सीधी, ये जो इतना सारा डायग्राम बना के दे दिया गया, ये दिया नहीं जाएगा इतना, बस मास दे देगा, म्यूके की वैल्यू दे देगा और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो देगा। बाकी आपको करना है, एफ के का डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। फिलहाल समझ गए ना क्या करोगे, है ना। क्या करोगे अनुज, पहली इक्वेशन बोलो बेटा, पहली बोलो, टी माइनस, अच्छा ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा, 30 कि टी, 30, तो 30 माइनस टी इक्वल टू एम ए, पहली इक्वेशन हो गई। इधर ये किधर जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा, टी माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। कल और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग, बढ़िया वाले।